लगभग 250 साल पहले रोमानिया नहीं था, इस इलाके को डेसिया कहा जाता था। यहाँ डेसियन नाम की बहादुर जनजातियां रहती थी। वह पहाड़ों में किले बनाती थी, खेती करती थी और युद्ध में बेहतर निडर मानी जाती थी। उनके पास सोने चांदी के भरपूर खदाने थे। यही दौलत धीरे धीरे पूरे यूरोप में मशहूर होने लगी। लेकिन जहाँ दौलत होती है वहाँ किसी न किसी साम्राज्य की नजर पड़ जाती है। उस समय दुनिया का सबसे खतरनाक रोमन साम्राज्य था। रोमन सम्राट ट्राजन की नजर डेसिया के खजाने पर पड़ी। उसने फैसला किया हर हाल में इस इलाके को जीतना है। लेकिन यह आसान नहीं था। डेसिया के राजा डेसिबालुस एक शानदार योद्धा थे। उन्होंने रोमन सेना को कई बार टक्कर दी। पहाड़ों और जंगलों का फायदा उठाकर उन्होंने रोमन सैनिक के लिए युद्ध बेहतर कठिन बना दिया। कुछ समय तक ऐसा लगा शायद डेसिया रोमन साम्राज्य को रोक देगा, लेकिन ट्राजन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने बहुत बड़ी सेना तैयार की। पूरी ताकत के साथ उसने दोबारा हमला कर दिया। कई महीनों तक युद्ध चलता रहा। आखिरकार 106 ईस्वी में रोमन सेना ने डेसिया की राजधानी पर कब्जा कर लिया। हार देखकर राजा डेसिबालुस ने दुश्मनों के हाथ से पकड़ जाने की बजाय जान देना चुना। यही रोमानिया के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ आया। रोमन साम्राज्य ने डेसिया को अपना प्रांत बना लिया। हजारों रोमन सैनिक, व्यापारी और परिवार यहाँ आकर बसने लगे। उन्होंने सड़कें बनवाई, शहर बसाया, कानून लागू किया और अपनी भाषा भी साथ लाई। लेकिन रोमन साम्राज्य हमेशा शक्तिशाली नहीं रहा। कुछ सदियों बाद उसकी ताकत कम होने लगी। रोमन साम्राज्य के जाने के बाद डेसिया की धरती पर एक के बाद एक नई शक्तियां आने लगी। हर नई ताकत इस इलाके पर कब्जा करना चाहती थी। सदियों तक यहाँ कोई बड़ा स्थिर राज्य नहीं बन पाया। समय बीतता गया। धीरे धीरे 3 बड़े इलाके यहाँ सामने आए, वलाचिया, मोल्दविया और ट्रांसवेनिया। इसमें से ट्रांसवेनिया अपनी ऊंची पहाड़ियों और रहस्यमय किले के लिए मशहूर था, जबकि वलाचिया पर बहुत जल्द एक बहुत बड़ा खतरा आ गया। वह खतरा था ऑटोमन साम्राज्य। 15वीं सदी में रोमन साम्राज्य तेजी से यूरोप की ओर बढ़ रहा था। कई राज्य उसके सामने झुक चुके थे, लेकिन वलाचिया में एक ऐसा शासक पैदा हुआ जिसने झुकने से इनकार कर दिया। उस शासक का नाम था व्लाद। जब वह वलाचिया का शासक बना तो उसने फैसला किया कि उसका देश किसी भी कीमत पर गुलाम नहीं बनेगा। व्लाद बेहद कठोर शासक था। कानून तोड़ने वाले, गद्दारी और दुश्मनों को वह ऐसी सजा देता था जिसकी चर्चा पूरे यूरोप में होती थी। जब ऑटोमन सेना ने वलाचिया पर हमला किया तो व्लाद ने सीधा मैदान में लड़ने की बजाय रात में हमले, जंगलों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने अचानक छापा मार रणनीति अपनाई। हालांकि ऑटोमन साम्राज्य को वह पूरी तरह नहीं रोक सका। व्लाद की मृत्यु के बाद रोमानिया के अलग अलग इलाके लंबे समय तक ऑटोमन, हंगरी और ऑस्ट्रिया जैसी शक्तियों के बीच बटा रहा। फिर आया 1877, जब रसिया और ऑटोमन एम्पायर के बीच युद्ध छिड़ा। रोमानिया ने रसिया का साथ दिया। महीनों तक लड़ाई चलती रही। बाद में ऑटोमन साम्राज्य कमजोर पड़ गया और 1878 में रोमानिया को आधिकारिक रूप से स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता मिल गई। अब रोमानिया दुनिया के सामने आजाद देश बन चुका था, लेकिन शांति ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। 1916 में वह मित्रों राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में उतर आया। रोमानिया को उम्मीद थी युद्ध जीतने के बाद ट्रांसवेनिया उसे मिल जाएगा, लेकिन शुरुआत अच्छी नहीं थी। जर्मनी और उसके सहयोगी देश ने रोमानिया के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। लेकिन 1918 जब युद्ध खत्म हुआ, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी की हार के बाद यूरोप का नक्शा बदलने लगा। इसी दौरान ट्रांसवेनिया, बुकोविना, बेसारबिया जैसे इलाके रोमानिया के साथ जुड़ गए। देश खुश था। लोगों को लगा अब युद्ध का दौर खत्म हो चुका है। लेकिन 1939 को दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। इस बार रोमानिया की स्थिति पहले से ज्यादा कठिन हो गई। 1940 में सोवियत संघ ने रोमानिया से बेसारबिया छीन लिया। हंगरी को उत्तरी ट्रांसवेनिया मिल गया। कुछ ही महीनों में रोमानिया ने अपनी बड़ी जमीन खो दी। देश में गुस्सा फैल गया। इसी दौर में एक शक्तिशाली नेता सत्ता में आया। उसने फैसला किया खोए हुए हिस्से को वापस लाने के लिए रोमानिया जर्मनी का साथ देगा। 1941 में रोमानिया सेना ने एक साथ मिलकर सोवियत संघ पर हमला कर दिया। शुरुआत में कुछ इलाके वापस मिल गए, लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा जर्मनी हारने लगा। 1944 में सोवियत सेना रोमानिया की सीमा तक पहुंच गई। यह साफ हो चुका था कि अगर रोमानिया हिटलर का साथ देता है तो उसका भविष्य बर्बाद हो सकता है। 23 अगस्त 1944 को रोमानिया ने अपने प्रधानमंत्री एंटोनेस्को को गिरफ्तार करवा दिया, क्योंकि एंटोनेस्को अभी भी जर्मनी का साथ दे रहा था। फिर रोमानिया ने जर्मनी का साथ छोड़कर मिस्र देशों की तरफ आ गया। युद्ध खत्म होने बाद सोवियत संघ का प्रभाव पूरे रोमानिया में फैल गया। साल 1947 में राजा माइकल को सिंहासन छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। सदियों पुरानी राजाशाही खत्म हो गई। कम्युनिस्टों ने सत्ता संभाल ली। इसी के साथ रोमानिया कम्युनिस्ट देश बन गया। अब देश में एक पार्टी का शासन था। शुरुआत में लोगों को लगा शायद नया नेता देश को बेहतर बनाएगा, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने
लगा, नेता ने अपने चारों ओर व्यक्ति पूजा का माहौल बना दिया। गुप्त पुलिस लोगों पर नजर रखती थी। सरकार की आलोचना करना बेहद खतरनाक हो गया। आर्थिक संकट बढ़ता गया, लोगों के घर में खाना पानी की कमी होने लगी। लेकिन आखिरकार दिसंबर 1989 रोमानिया के शहरों में जनता सड़क पर उतर आई। विरोध प्रदर्शन पूरे देश में फैल गया। सेना का बड़ा हिस्सा जनता के साथ मिल गई। यह सब देखकर चाउसेस्कू और उसकी पत्नी ने भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़े गए। 25 दिसंबर 1989 को दोनों को मौत की सजा दे दी गई। इसके बाद रोमानिया ने लोकतंत्र अपनाया, नई सरकार बनी। धीरे धीरे दुनिया के साथ उसका रिश्ता मजबूत हो गया। थैंक यू सो मच।